हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में भी आ जाता है, ये टॉपिक मनी एंड बैंकिंग में भी आ जाता है, ये टॉपिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी आ जाता है और काफ़ी सब्जेक्ट्स में आता है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा कमर्शियल बैंक्स का इंडिया के अंदर, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। इस टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा या पहला पार्ट हमें ये बताएगा कि 1947 से पहले क्या सिस्टम था बैंकिंग का, 1947 से लेकर 1991 तक क्या हुआ और 91 के आगे क्या क्या हुआ। ठीक है, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो जिस हिसाब से पेपर में लिखना चाहिए मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Commercial banking in India has undergone significant transformations since its inception, evolving from traditional money lending system to a sophisticated financial sectors। तो सिंपल वर्ड्स में जो कमर्शियल बैंक है इंडिया में, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। कहाँ ये 1947 से पहले किस तरीके का होता था कि सिर्फ लोगों से पैसे एक्सेप्ट करके लोन्स वगैरह देता था, और कहाँ अब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड काम करने लग गया है। तो इंट्रोडक्शन तो लिखना हर क्वेश्चन में ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग मैं बनाऊँगा प्री इंडिपेंडेंस एरा, दैट इज़ बिफोर 1947 क्या था सिस्टम। तो इसमें ए में मैंने लिखा है अर्ली बैंकिंग सिस्टम्स। इसमें सबसे पहला आ जाता है इंडिजिनस बैंकिंग्स। इसमें क्या होते थे, श्रॉफ्स होते थे, साहूकार होते थे जो अपने पैसे, या महाजन्स होते थे। दे एक्टेड एज अ मनी लेंडर्स एंड इनफॉर्मल बैंकर्स। बेसिकली ये लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं ख़त्म होता था। इसके ऊपर तो मूवीज़ भी इतनी बनी हुई हैं। हुंडीज़, जिनको इंडिजिनस बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड क्रेडिट। तो हुंडीज़ होती थी लोकल लेवल पे, आजकल तो खैर ना के बराबर होती हैं। तो ये लोकल लेवल पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम करती थी, जिससे कि ट्रेड भी और लोन्स वगैरह भी अच्छे से जो है लिए जा सकते थे और दिए जा सकते थे। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे 19th सेंचुरी के। बेसिकली इसमें आ जाता है बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में बना था, 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना था, एंड बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे। दे मर्ज्ड इन 1921 टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो गए और एक नया बैंक बना जिसको कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, विच फंक्शनड एज अ क्वासी सेंट्रल बैंक। वो एक टाइप का क्वासी सेंट्रल बैंक बन गया था पूरे इंडिया का। 1947 से पहले की बात चली है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या थे अर्ली बैंकिंग में? सबसे पहला आ जाता है लैक ऑफ रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस बड़े कम थे। फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर्स, बैंक फेलियर हो जाता था, लोगों के पैसे आते थे वो लोन में दे देते थे, जब लोग निकलवाने जाएंगे तो बैंक के पास पैसे नहीं है, ठीक है। लिमिटेड रीच इन रूरल एरियाज, डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको तो ये बैंकों का लिखा पढ़ी या फिर ये सारा सिस्टम नहीं पता था, क्योंकि इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी, और लोकल मनी लेंडर्स पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, और लोकल मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयट करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों को या गरीबों को। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट जो कि 1947 से लेकर 1991 तक आई है। तो सबसे पहला इसमें मेन टॉपिक आ जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई कहते हैं, नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में, बिकेम द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। तो 1949 में ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी बन गई जो कि सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा पूरे इंडिया में। फर्स्ट नेशनलाइजेशन जो हुई वो हुई 1969 में। 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनको नेशनलाइज कर दिया गया। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ था। सेकंड नेशनलाइजेशन जो है वो 1980s में हुई। 6 मोर बैंक्स वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये नेशनलाइजेशन क्यों हुई? जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, जो गवर्नमेंट प्लानिंग के थ्रू कर रही थी, कि जैसे 5 ईयर प्लान्स बना रही थी कि अगले 5 साल तक एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, अगले 5 साल तक ये करना है वो करना है। तो सरकार जो प्लान बना रही थी उस हिसाब से जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सरकार को हेल्प नहीं कर रहे थे। प्राइवेट बैंक क्या कर रहे थे? लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अपने यारों दोस्तों को या खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट जब सरकार ने कहा कि भाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, तो इनको लोन्स दो, तो उनको लोन्स नहीं दे रहे थे। सरकार को फिर समझ आया कि तो प्राइवेट बैंक है, ये देश के भले की थोड़ा ना सोचेंगे, ये तो अपने प्रॉफिट के लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा पहले इनको ही प्राइवेटाइज करते हैं,
ठीक है। तो अब ये अच्छा था बुरा था वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ सरकार की क्या सोच थी वो बता रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी के फेवर में था या किसी पार्टी के अगेंस्ट था, मैं सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक्सपेंड बैंकिंग एक्सेस टू रूरल एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ में बैंक्स अपनी ब्रांचेस नहीं खोलते थे जाके। रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उसमें इनइक्वालिटीज़ में जो है जो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनइक्वालिटीज़, उसको कम करना। अभी भी क्या कम हुई है? बिल्कुल नहीं। प्रमोट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको या प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना, ये मेन मकसद था, क्योंकि बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग तो कर नहीं रहे थे, वो तो वहाँ देख रहे थे वहाँ लैंडिंग करो जहाँ पे प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क। तो 1947 के बाद ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैल गई। लीड बैंक स्कीम लाई गई 1969 में। इसके अंदर ईच डिस्ट्रिक्ट असाइंड अ लीड बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। हर एक बैंक को कह दिया गया कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या SBI कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में आपने बैंकों की ब्रांचेस फैलानी है। रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए 1975 में बहुत ज़्यादा। इस्टेब्लिश्ड टू सर्व रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स, इसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा खोले गए। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप किया गया, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI 1964 में, नबार्ड 1982 में, सिडबी जो 1990 में जो है इस्टेब्लिश की गई टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया। अब आ जाता है वो एरा जो 1991 के बाद आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। तो लिबरलाइजेशन एंड मॉडर्न बैंकिंग 1991 टू प्रेजेंट, ठीक है, 1991 के बाद की बात हो रही है। बैंकिंग रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसमें सबसे पहले नरसिम्हम कमेटी 1991 एंड 1998 में आई। उन्होंने क्या कहा? रिकमेंडेड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड भी वीडियो बनाई हुई है और बनानी भी है और ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है रिडक्शन ऑफ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एंड CRR, कैश रिजर्व रेशो, टू इम्प्रूव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए CRR और SLR कम करनी पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। CRR और SLR क्या होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको चाहिए होगी मुझे नीचे कमेंट कर देना। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, दैट इज बेसल अकॉर्ड्स। तो बेसल अकॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर बैंकिंग सिस्टम चरमरा सकता है। तो ये बेसल अकॉर्ड क्या है? बेसल अकॉर्ड 1, 2, 3, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, दैट इज HDFC, ICICI, एक्सिस एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन जो बैंकर्स हैं उनको भी जो इंडियन इकॉनमी है उसमें एनकरेज करो, उनको भी एंट्री दो, ठीक है, उनका ये मानना था। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इसमें कंप्यूटराइजेशन जो 1990s में हुई, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जिसको CBS कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए कि भाई एक बैंक में पैसे डाले दूसरे बैंक से भी निकल सकते हैं, या एक ब्रांच में पैसे डाले कहीं और से भी निकालो, इस टाइप के सिस्टम्स लाए गए इंटरनेट के थ्रू। ATMs, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग जो है 2000s में इसको एनकरेज किया गया, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जिसको UPI कहते हैं वो 2016 में आई। इसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया डिजिटल पेमेंट्स को। आजकल हर कोई स्कैनर लेके घूम रहा है फ़ोन में, पर्स लेने के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है न्यू जनरेशन बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। इसके अंदर इसमें क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 2015। इनका मेन फोकस क्या है? फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो गरीब बंदा है उसके पास भी जाके उसका भी बैंक अकाउंट खोल के उसको भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ देनी, जिसमें इक्विटास बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आ जाते हैं, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाता है, मगर AU बैंक को अब कोर बैंकिंग की लाइसेंस मिल गया है तो वो अब बड़ा बैंक बन जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट बैंक्स में 2014 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक था और पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ये भी पेमेंट्स बैंक है जिससे सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, इसमें पैसे ऑनलाइन ही ऐड करते हो और ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाता है कि करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है?
राइज इन फिनटेक कंपनियां काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई हैं। पार्टनरशिप्स बिटवीन बैंक्स एंड स्टार्टअप्स, फॉर एग्जांपल रेजर पे, फ़ोन पे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये काफ़ी देखा जा रहा है। और ब्लॉकचेन एंड एआई की मदद से जो है फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा रहा है। दे आर यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस, के सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो, किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो, ये भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो क्राइसिस हैं, एनपीए के क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बैड लोन्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यू टू कॉरपोरेट डिफॉल्ट्स। कॉर्पोरेट कंपनियां इतने लाखों करोड़ों का लोन लेती हैं, लाखों का तो नहीं, करोड़ों का लोन लेती हैं कंपनियां, और बाद में डिफॉल्ट कर जाती हैं, तो एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आया था, इसने इम्प्रूव्ड किया डेट रिकवरी को, कि भाई कुछ तो दे दे तो कुछ ना कुछ तो रिकवर हो जाता है, मगर इसकी वजह से बचे भी बहुत लोग हैं। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं वो मैं इसकी अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स, तो इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए? प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके अंदर ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, और जो भी बंदे अनबैंक्ड हैं, मतलब जिनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती या वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, उनके भी ज़ीरो बैलेंस खाते हैं वो खोले गए, ताकि वो बैंकों को इस्तेमाल करना शुरू करें, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बैंकों में डालना शुरू करें। नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। इसमें सब्सिडीज़ डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट्स, तो सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएंगी, ताकि बीच में कोई फ्रॉड या कोई करप्शन के चांसेस ना हो। रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इसमें क्या हुआ? आरबीआई प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसमें क्या है? मॉनिटरिंग वीक बैंक्स को आरबीआई लगातार, सेंट्रल बैंक जो है हमारा, वो लगातार मॉनिटर करता है और उनको टाइम टू टाइम आगाह करता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। तो उसके बाद मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स 2019-20 में जो मर्जर हुआ था, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम 27 to 12। क्यों? तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको किसी बड़े बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। The evolution of commercial banking in India reflects a journey from a colonial era systems to a dynamic technology driven sector। तो पुराने ज़माने से जो colonial era है, वहाँ से लेकर जो जब हमारे पर अंग्रेज़ राज करते थे, तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। कहाँ हम बही खातों में पैसे लिख रहे होते थे और अब कहाँ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सारा का सारा सिस्टम हो गया है। वाइल नेशनलाइजेशन एक्सपेंडेड एक्सेस, लिबरलाइजेशन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो नेशनलाइजेशन की वजह से एक्सेस तो बढ़ गया, जहाँ पहले प्राइवेट सेक्टर खिंच रहा था जाने में या फिर उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे नेशनलाइजेशन की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा जो है बैंकिंग पूरे इंडिया में फैला दी गई, ठीक है। और इनोवेशंस की वजह से एफिशिएंसी भी आई, लिबरलाइजेशन की वजह से। चैलेंजेस लाइक एनपीएस, साइबर सिक्योरिटी रिमेन्स, बट डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर। तो चैलेंजेस तो अभी भी हैं कि एनपीए बहुत हैं, लोग लोन्स लेते हैं बैंकों से, कंपनियां लोन्स लेती हैं बैंकों से और वापस नहीं करती। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ओटीपी फ्रॉड्स हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, फ़ोन हैक हो जाते हैं, बैंक अकाउंट्स ही हैक हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। फिर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, वैसे वैसे जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसमें भी लगातार उसी तरीके से चेंजेस आते जा रहे हैं। आई होप कि फ्यूचर में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो इतना सेफ हो कि किसी को डर ही ना हो कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा है और कोई और उड़ा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।